इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में 9वां अध्याय पढ़ रहे थे, राजस्थानी भाषा और साहित्य, जिसमें लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने राजस्थानी भाषा और बोलियां देख ली थी। उसके बाद अब साहित्य की बात करेंगे। तो राजस्थानी साहित्य की जो आज की जो क्लास रहेगी, ये क्लास 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड के साथ साथ हाई कोर्ट, LDC, BSTC, वन रक्षक, वनपाल, CT सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है, जिसमें राजस्थानी भाषा में और राजस्थान की जो साहित्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को। आप पूरी क्लास को अच्छे से देखना, समझना और अंत में वीडियो को लाइक करना, ताकि अगली क्लासें जल्दी से मैं आपके लिए उपलब्ध करवाऊं। तो अपन पढ़ रहे थे अध्याय 9, राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य में राजस्थानी भाषा और बोलियां देख ली थी। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी, मालवी, शेखावाटी, बेली और अन्य पहाड़ी बोलियां ये देख लिया था। अब अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थानी साहित्य। 3rd ग्रेड में भी जो मेन एग्जाम है रिट का, उसके अंदर तो साफ साफ कह दिया है, क्या कह दिया है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य कृतियां जो है इससे प्रश्न आएगा। तो पढ़ो अच्छे से इनको। राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा की बात करें, जहां से प्रश्न बनेगा मैं वहां से आपको इंपोर्टेंट बताऊंगा कि यहां से इस प्रकार का प्रश्न बनेगा, उन चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य में हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलती है। जो पहला प्रारंभिक साहित्य वो अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है। अभिलेखीय सामग्री में क्या क्या आता है, जिसमें शिलालेख हो गया, ठीक है, अभिलेखो हो गया, यानी पत्थर पे जो लिखी हुई चीजें या स्तंभ के ऊपर लिखी हुई चीजें, सिक्कों पर लिखे हुए मोहरें में जो साहित्य उत्कीर्ण है, उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। अभिलेखीय साहित्य में क्या क्या आता है, शिलालेख पर जो लिखा हुआ है, अभिलेखों पे, सिक्कों पर, मोहरों पे जो साहित्य मिलता है उसको अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। ये हालांकि ये सामग्री अत्यल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है इससे उसका साहित्य और ऐतिहासिक महत्व है। थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है, लेकिन पता तो चलता है इन चीजों से कि प्राचीन समय में क्या था क्या नहीं था। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणिनिष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा है। लोक साहित्य के जो अपने प्रचलित अनुभव है, लोक अनुभव का उसका भंडार रहा है, जहां विविध विधाओं में साहित्य में श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा है। राजस्थानी साहित्य के इतिहास परंपरा को हम निम्न रूपों में बांट सकते हैं। देखो, अब इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। राजस्थानी साहित्य के काल परक, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आपको मिलाने वाले में से देंगे, मिलाने वाले काल में देगा, या किसी प्रकार से आ सकता है कि प्राचीन काल का, राजस्थानी साहित्य में प्राचीन काल का कालक्रम क्या है, पूर्व मध्य काल का क्या है, उत्तर मध्य काल का क्या है, आधुनिक काल का क्या है। तो एक तो कालक्रम पूछ सकता है, एक इनका प्रवृत्ति परक पूछ सकता है। काल परक और प्रवृत्ति परक, किस काल में किस प्रवृत्ति के साहित्यों की रचनाएं
हुई है। ठीक है, तो इनको अपन काल प्रक में 4 भागों में बांट करके देखे, प्राचीन काल, फिर मध्य काल और फिर आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। देखो 400 में बांटते अपन, 1050 से लेकर के 1450 तक ये प्राचीन काल रहता है, 1050 ईस्वी से लेकर के 1450 तक। अगले 400 सालों तक 1450 से लेकर के 1850 तक ये मध्य काल रहता है। फिर 1850 से अभी तक का जो है आधुनिक काल है। मध्य काल है, इस मध्य काल को अपन ने 2 भागों में बांट दिया। पहले 400 का जो 2 भाग कर दिया, पहले वाला पहले 200 साल 1450 से 1650 तक पूर्व मध्य काल रहता है, और 1650 से 1850 तक है बाद वाला उत्तर मध्य काल रहता है। एक तो ये सन याद हो गए कि प्राचीन जो काल है वो 1050 से लेकर के 1450 400 सालों तक, फिर मध्यकाल 400 साल है। उन मध्यकाल को भी अपन ने 2 भागों में बांट दिया है, 1450 से 1650 पूर्व मध्यकाल, और फिर 1650 से 1850 उत्तर मध्यकाल, और 1850 से अभी तक का आधुनिक काल हो जाता है। एक तो ये कालक्रम है। कालक्रम में पूछेगा तो किसी कोई एक काल देगा और आपसे पूछेगा कि प्राचीन काल का कालक्रम क्या है, या राजस्थानी साहित्य में उत्तर मध्य काल का कालक्रम क्या है। ठीक है, ये तो हो गया कालक्रम। अब प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल की जो प्रवृत्ति रहती है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल यानी जब पश्चिम भारत से भारत में आक्रमण हो रहा था, उस पश्चिमी भारत के आक्रमण के जो आक्रमण कर रहे थे, इससे राजस्थान काफी प्रभावित हो रहा था। तो राजस्थान के सूरवीरों को एक वीर नायक की भूमिका, मतलब जोश वाले, उसमें जोश उत्पन्न करने के लिए वीर नायक की भूमिका निभाने के लिए वीर गाथा काल, वीर गाथा पर जो रचनाएं लिखी गई है प्राचीन काल में। ठीक है, तो प्राचीन समय में जो पश्चिमी भारत से अरबों के द्वारा, इनके द्वारा जो आक्रमण हो रहे थे, उनसे लड़ने के लिए, साहस रखने के लिए और वीर नायक की भूमिका निभाने के लिए वीर गाथा काल में जो है वीर गाथा पर साहित्य लिखे गए हैं। ठीक है, पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल के अंदर क्या, जब ये आक्रमण वगैरह किया जा रहा था, कहीं बाहरी आक्रमण हो गया था जिससे अपना यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो यहाँ पर भक्ति काल आता है कि अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म पर ही अटल रहने के लिए इस समय पूर्व मध्य काल में भक्ति काल के अंदर साहित्य लिखे गए हैं। इसमें मीराबाई है, दादू दयाल जी है, पढ़ेंगे आगे। इस टाइम पे भक्ति पर ज्यादा फोकस डाला गया है कि अपने धर्म को बचाने के लिए। फिर उत्तर मध्य काल, बाद में जो अंग्रेज मुगलों से इनसे संधिया वगैरह हो जाती है और दिल्ली सल्तनत में लास्ट के टाइम पर थोड़ा शांत हो जाता है, इतना युद्ध वगैरह नहीं रहता है। उस टाइम पर फिर साहित्य आ जाता है श्रृंगार में, रीति में एवं नीति परक काल में आ जाता है। और आधुनिक काल जो विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त हो गया, ये 1857 की क्रांति के बाद में। फिर अंग्रेजों से सास लड़ने का, उनसे अंग्रेजों से लड़ने करने का, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने का, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मिलाने वाले में एक अच्छा प्रश्न बन सकता है और आने वाले एग्जाम में बनेगा। एक तरफ काल परक रहेंगे, राजस्थानी साहित्य के काल परक, और दूसरी तरफ प्रवृत्ति परक, उनको मिलान करने वाले में पूछ सकते हैं। तो प्राचीन काल का प्रवृत्ति परक हो गया वीर गाथा, पूर्व मध्य काल का हो गया भक्ति काल, उत्तर मध्य काल का हो गया श्रृंगार रीति एवं नीति परक, और आधुनिक काल का हो जाएगा विविध विषयों और विधाओं से युक्त। चलो अब एक एक को अपन आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल, प्राचीन काल में बात करेंगे प्राचीन काल, जिसको वीर गाथा काल कहते हैं, और ये 1050 से 1450 ईस्वी तक है। अपन ने देख लिया था ये। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से हो रहे थे, यानी पश्चिम दिशा से भारत पर हमले होते जा रहे थे।
जिसका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश में पड़ रहा था। तो राजस्थान भी तो भारत के पश्चिमी भाग में आता है, तो उसके राजस्थान भी काफी प्रभावित हो रहा था। तो राजस्थान यानी यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था, यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए और समाज में वीर नायक के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का जो सृजन किया गया, वो इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया है। यहाँ इस समय में जो काव्य लिखे गए हैं उसमें वीरता प्रधान थे, वीरता प्रधान काव्य होने की वजह से ही इसकी प्रवृत्ति वीर गाथा नाम रखी गई है। ठीक है, तो एक तो प्राचीन काल का जो प्रवृत्ति परक है वो ध्यान रख लेना, वीरता काल है, वीरता गाथा काल, और उसके अलावा एक जो रचना है वो ध्यान रख लेना। प्राचीन काल की जो प्रमुख रचना है श्रीधर व्यास की रणमल छंद। ठीक है, ये रचना याद रख लेना केवल। रणमल छंद के राइटर कौन है? श्रीधर व्यास है। ओके, और इसी काल में जैन रचनाकारों की भी रचनाएं उल्लेखनीय रही है। ठीक, समय जैन रचनाकारों की भी उल्लेखनीय रचना रही है, जिसमें यदि आपको याद रह जाए तो एक दो रचना आप याद रख लेना। जैन रचनाओं में शुरू की है जिससे प्रश्न बनता है ब्रजसेन सूरी। ब्रजसेन सूरी जैन रचना है, इनकी है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर, ये ब्रजसेन सूरी की रचना है, जैन साहित्य है। भरतेश्वर बाहुबली घोर है। ठीक है, एक और याद रखो तो रख लेना शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये दो जैन रचनाएं हैं प्राचीन समय की। भरतेश्वर बाहुबली घोर जिसके राइटर कौन है? ब्रजसेन सूरी और शालिभद्र सूरी। उसके अलावा एक और याद रख लेना जीन प्रभा सूरी की, जीन प्रभा सूरी की जो रचना है पद्मावती चौपाई। पद्मावती चौपाई, ये तीन जैन साहित्य रचनाएं हैं। चलो, जैन रचनाकारों के भी रचनाएं मिल गई है। आगे बात करें दूसरा काल कौन सा आ रहा है? दूसरा काल आ रहा है पूर्व मध्य काल। इसकी प्रवृत्ति पर क्या रहती है? भक्ति काल। इनका टाइम पीरियड 1450 से 1650 ईस्वी तक है। पहले हमने देख लेता, ये राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी थी। ये जो आक्रमण वगैरह हो रहा था उसमें साम्राज्य विस्तार की भूमिका, साम्राज्य विस्तार तो कर ही रहे थे, साथ साथ में उनके धर्म का भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। ऐसे समय में कई संत और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई तथा अपनी कलम से समाज में अनेक भेदभावों को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण ही इस काल को भक्ति काल नाम दिया है। ठीक है, टाइम पीरियड याद रख लेना। किस टाइम पीरियड में भक्ति काल रहता है? पूर्व मध्यवर्ती काल में। इस काल में विभिन्न संतों द्वारा, उनके द्वारा प्रदत्त संप्रदायों ने लोक में गहरी पैठ बनाई
और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया है। ऐसे संप्रदायों में राम सनेही संप्रदाय हो गया, दादू पंथ हो गया, नाथ पंथ हो गया, अलकिया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख थे, जिनकी डिटेल आगे वाली क्लासों में अपन पढ़ेंगे। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, ठीक है, निर्गुण है जो सगुण और निर्गुण, जो मूर्ति की पूजा भगवान है और मूर्ति पूजा में विश्वास करते वो सगुण, जो भगवान ये मानते भगवान तो है लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करते, वो निर्गुण। निगुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा कि जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। ठीक है, तो इसमें भक्ति काल पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, इस काल में भक्ति पर। उनके साथ ही सगुण भक्त कवियों ने अपने आराध्य देवों की वंदना, सगुण जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किस्मन रुक्मणी री वचनिका हो गई, पृथ्वीराज राठौड़ जी की नाम सुना होगा आपने, माधुदास ददवाड़िया की राम रासो और ईश्वरदास की हरिरस, ईश्वरदास हरिरस, और देवयान सायाजी झूला की, देवीयान सयाजी झूला की नागदमण, ये तीनों का नाम याद रखना। एक तो मीराबाई के पद, ये तो आपको याद रह जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे, इन्होंने वेली किस्म रुक्मणी री वचनिका लिखी, ये भी आपको पता ही होगा गागरण दुर्ग में। और माधुदास ददवाड़िया की राम रासो जो है माधुदास ददवाड़िया की है, और ईश्वरदास की हरि रस, और देवीयान सायाजी झूला की नागदमन, देवीयान सायाजी की नागदमन। ठीक है, तो ये इनमें भक्ति काल में प्रमुख जो साहित्य रचनाएं वो देखी थी। फिर है उत्तर मध्य काल में श्रृंगार रीति, इनका जो है प्रवृत्ति पर क्या रहता है, श्रृंगार प्रवृत्ति है। उसके अलावा और क्या है, श्रृंगार प्रवृत्ति हो गया, नीति परक हो गया। सन याद रखना 1650 से 1850 तक है। राजस्थानी साहित्य उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा है। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा है। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति, काव्यशास्त्र तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की है। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया, उनके प्रेम प्रसंगों का में वर्णन करने लगे हैं। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया है। काव्य शास्त्र में संबंधित रचनाओं में कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया। एक तो ये याद रखना कि रघुनाथ रूपक के लेखक कौन है, रघुनाथ के हैं मंछाराम, रघुनाथ रूपक मंछाराम। तथा संबोधन परक नीति कारकों में रजियारा सोरठा और चक्रियारा सोरठा। और आप याद रखोगे जो ये रजियारा सोरठा है, इस रजियारा सोरठा के लेखक कौन है, तो कृपाराम बारट है। ठीक है, पूछ ले बाई चांस कि रजियारा सोरठा के लेखक कौन है, तो कृपाराम जी बारट रजियारा सोरठा है। और चक्रियारा सोरठा, इस चक्रियारा सोरठा के राइटर है धन सिंह राजपुरोहित, इसके हैं धन सिंह राजपुरोहित, रजिया सोरठा कृपाराम बारट और चक्रियारा सोरठा का धन सिंह राजपुरोहित है। बेरियारा सोरठा
मोतियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा, इसके है भगवती लाल, भगवती लाल, भगवती लाल। ठीक है, हाँ, यहाँ से प्रश्न बनने की कम संभावना रहती है। आपको तो ये प्रवृत्ति काल ये इतना याद कर लेना, एक बार इनको देख लेना, आगे जो है मेन तो आगे आएगा। चलो जी, यह देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल विविध विषयों और विधाओं से युक्त, ये 1850 है। मुख्यतः तो 1857 की क्रांति के बाद से ये आरंभ होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम कौन सा था? 1857 का। के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिनका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा है और साहित्य भी उसे अछूता नहीं रहा है। और साहित्य में आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ, जिन्हें साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास। तो प्रश्न आ जाए, बांकीदास का संबंध किससे रहा है? तो बांकीदास का संबंध जोधपुर से है, मारवाड़ से है। ये मान सिंह जी के दरबारी कवि थे। बांकीदास जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। बांकीदास और बूंदी के सूरजमल मिश्रण है, सूरजमल जी मिश्रण जो अपने राजस्थान के राज्य कवि है, और बूंदी के ये राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के राम सिंह जी के दरबारी कवि थे। इन्होंने आधुनिक काल में 1857 की क्रांति के बाद आधुनिक काल में एक चेतना जागृति का काम किया था। सूर्यमल मिश्रण की रचना तो आपको पता ही होगा, याद होगा कौन कौन सी रचना है? वंश भास्कर और वीर सतसई, वंश भास्कर और वीर सतसई, ये सूर्यमल जी मिश्रण की रचनाएं हैं। इन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी थी। इनकी कविताएं जिसमें हिला न देनी अपनी हालरियो हिलाए, पूत सिखावे पालन, मरण बढ़ाए मान, वो सूर्यमल जी मिश्रण उन्होंने ही बताया था। जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। इन्होंने एक ऐसी चिराग जलाई थी कि 1857 की क्रांति के बाद में इन अंग्रेजों को किस प्रकार से भारत से निकाले, में भारतीय के अंदर किस प्रकार से भारतीय अपने राष्ट्र के प्रति भावनाओं को पैदा करे, जो आगे चल करके अपने देश आजादी का जो स्वतंत्र हुआ भारत, उस समय तक ये चिराग चल ही रहा था, बहुत बड़ा रूप लिया था। चलो, आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा है, और उस साहित्य सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य परंपरा अत्यंत सुदृढ़ और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अपन ने इसमें शॉर्टकट में छोटी छोटी चीजें दी थी आपको, तो ये याद रखना है, काल और प्रवृत्ति काल, और इनका कालक्रम याद रख लेना है। ठीक है, बाकी की चीजें और आगे आएगी। फिर बात करते हैं राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियां। अलग अलग शैलियों में लिखा गया है, अलग अलग शैलियां हैं। कोई वचनिका लिख रहे हैं, कोई रासो लिख रहे हैं, ठीक है, कोई प्रकाश लिख रहे हैं। तो उन सभी क्या क्या चीजें होती, किसके पीछे तो ख्यात लिखते हैं, किसके पीछे रासो लिखते हैं, वो इसके अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले है ख्यात। ख्यात देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है। यहाँ के अपने राजा महाराजा जी हुए, उन्होंने अपने सम्मान के लिए और उन्होंने जो सफलता हासिल की या उन्होंने कोई विशेष कार्य किया, उसका विवरण जिस किताब में लिखवाते हैं उसे ख्यात के नाम से जानते हैं। ये इतिहास
ख्यात कहलाता है। जो अपना इतिहास लिखवाते हैं उसको ख्यात कहते हैं। जैसे दयाल दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात। दयाल दास बीकानेर के दरबारी कवि थे। बीकानेर के ये रतन सिंह के दरबारी कवि थे। रतन सिंह के दरबारी कवि दयाल दास जी ने दयाल दासरी ख्यात लिखी थी, जिसमें बीकानेर के राव बीका से लेकर के महाराजा अनूप सिंह तक के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। सीख के आगे मुणोत नैणसी द्वारा नैणसीरी ख्यात लिखी थी। मुणोत नैणसी पता होगा आपको। मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा था। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है। और ये किस राज्य के कवि थे? तो जोधपुर राज्य के थे। जोधपुर में जसवंत सिंह फर्स्ट के ये दीवान थे मुणोत नैणसी। इन्होंने नैणसीरी ख्यात लिखी है। तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज ख्यात। ख्यात में क्या आता है? तो किसी राजा ने अपने सम्मान, सफलताओं, विशेष कार्यों को जो इतिहास में लिखवाता है उनको ही ख्यात कहते हैं। दो ख्यात का नाम बता दो। देखिए, दयाल दासरी ख्यात है और मुणोत नैणसीरी ख्यात है। जोधपुर के राठौड़ों की ख्यात है। खूब सारी ख्यात हैं। फिर बात करते हैं वचनिका। आगे बात करते हैं वचनिका। वचनिका संस्कृत के वचन शब्द से बना है। एक वचनिका संस्कृत के वचन शब्द से बना है। वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित होता है। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है। यद्यपि अपवाद भी मिलते हैं। चलो, राजस्थानी भाषा की दो अत्यधिक प्रसिद्ध वचनिकाएं हैं। आपने तो जो प्रसिद्ध वचनिका है वो कौन सी है वो देखो। तो एक तो है अचलदास खींचीरी वचनिका, इंपॉर्टेंट है। अचलदास खींचीरी वचनिका, इसके लेखक कौन है? अचलदास खींचीरी वचनिका के तो शिवदास गार्डन अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक है। जिसमें अचलदास जी जो गागरोन के शासक थे, ये गागरोन के शासक है। और अचलदास और मांडू के होसंगसा, मांडू के होसंग शाह के बीच में जो युद्ध होता है उसका इसमें वर्णन कर रखा है। तो कई एग्जामों में पूछा हुआ है। अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो बताएंगे अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक शिवदास गार्डन है। अगली वचनिका ये है जग्गा खेड़िया या खेड़िया जरगारी कही राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। खेड़िया जग्गा या जग्गा खेड़िया है ना, दोनों याद रख सकते हैं। जग्गा खेड़िया बोलो या खेड़िया जग्गा, दोनों में से एक याद रख सकते हैं। कौन सी वचनिका लिखी इन्होंने? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। ये दो वचनिका होगी। आगे बात करते हैं दवावेत। दवावेत क्या होता है? बस दवावेत भी एक वचनिका जैसी होती है, बट सिर्फ ये उर्दू और फारसी शब्दों से युक्त होती है। उर्दू और फारसी शब्दों में होती है दवावेत। दवावेत कलात्मक गद्य का ही एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है, जबकि दवावेत उर्दू और फारसी शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, कथा के नायक का गुणगान करते हैं दवावेत में। राज्य के वैभव का, युद्ध, आखेट, नकशिक आदि का वर्णन
तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। और कौन कौन सी दवावेत प्रसिद्ध है? तो अखमाल देवड़ारी दवावेत, महाराणा जवान सिंह री दवावेत, अखमाल देवड़ा हो गया, महाराणा जवान सिंह हो गया, राजा जय सिंह री दवावेत, ये प्रमुख राजस्थानी दवावेत है। चलो आगे बात करते हैं वात। वात, वात क्या है? वात देखो, वात की बात करें तो कहानी की तरह है। वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा भरता, बीच में हाँ जैसे हाँ जी, हाँ सा हुंकारा भरता रहता है, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता अच्छी रुचि लेकर के इस चीज को सुन रहा है। इन वातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्य में, पद्य में, गद्य पद्य में तीनों रूप में बातें मिलती हैं। ठीक है, तो जो बात है वो गद्य में भी मिलती है, पद्य में भी मिलती है, और गद्य और पद्य दोनों के मिश्रण में भी मिलती है। सर कोई राजस्थान में भी बात लिखी हुई है? अरे राव अमर सिंह री बात, खींचिया री बात, पाबूजी री बात, कानड़ दे री बात, अचल दास खींची री बात है, ये बातें होती है। जमाल, जमाल राजस्थानी का एक मात्रिक छंद है। जमाल जो पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के है और अंतिम चरण को दोहराया जाता है। ठीक है, इसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। ठीक है, इतना तो कोई खास नहीं है। कोई एक जमाल कौन सा है? तो राव इंद्र सिंह की जमाल प्रसिद्ध है। झूलना, झूलना यह भी राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छंद है, जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। यगण आपने छंद वगैरह पढ़े हैं हिंदी में, संस्कृत में, चलता है ये माता राज बान शैल गा, है ना, ऐसे। फिर यगण, जगण, मगण, रगण, ऐसे नगण, तो इसमें यह यगण होता। तो अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवड़ा रा झूलना आदि झूलना है। आगे बात करते हैं पर्ची। पर्ची, पर्ची इंपोर्टेंट भाई, इससे प्रश्न बन सकता है। पर्ची क्या बनेगा? संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा के जिस पद्य वृद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहते हैं। ठीक है, प्रश्न आएगा कि संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा के जिस पद्य बंध में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दे देगा कि मरसा, प्रकाश, पर्ची या झूलना। तो संत महात्माओं का जो जीवन परिचय दिया जाता है उसको अपन पर्ची कहते हैं, जिसमें संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास की पर्ची, संत पीपा की पर्ची, संत दादूरी जी पर्ची और मीराबाई की पर्ची आदि प्रमुख पर्चियां रचित है। तो पर्ची हो गया। फिर बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? और लाइब्रेरियन का पेपर था उसमें आया था ये प्रकाश। प्रकाश किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटनाओं पर जो प्रकाश डालने वाली कृति को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। कोई वंश हो गया या कोई व्यक्ति विशेष हो गया, उनकी उपलब्धियों या घटनाओं पर विशेष जो प्रकाश डाला जाता है उसको प्रकाश कहते हैं। जैसे किशोर दास का राज प्रकाश, आसिया मानसिंह का महायश प्रकाश, कव्या कर्णिदान का सूरज प्रकाश। ये सूरज प्रकाश तो कई बार पूछा हुआ है, कर्णिदान का सूरज प्रकाश। ठीक है,
तो कर्णिदान का सूर्य प्रकाश इंपॉर्टेंट है और किशोर दास का राज प्रकाश, तो फिर एक ही तो बच्चा है, इनको भी याद कर ही लेना। आसिया मान सिंह का महाशय प्रकाश, तो प्रकाश समझ में आ गया। कोई वंश हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, जिनका कोई वंश या व्यक्ति जिनकी विशेष घटनाओं का और उपलब्धियों का जिन पर प्रकाश डाला जाता है वो प्रकाश कहलाता है। चलो जी, फिर है मर्स्या। मर्स्या क्या होता है कि सर एक प्रकाश में पाबू प्रकाश भी आपने सुना होगा, बाय चांस पूछ ले। पाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी की पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश के राइटर कौन है? आसिया मोड़ जी, आसिया मोड़ जी पाबू प्रकाश लिखे थे। हाँ, मर्स्या क्या है? राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्स्या काव्यों की रचना की जाती है। किसी राजा की या किसी विशेष व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर उन पर जो शोक व्यक्त करने के लिए जो रचना होती है, काव्य रचना होती है, उनको क्या कहते हैं? मर्स्या। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का भी वर्णन किया जाता है। उनके जो चरित्र का तो वर्णन करते हैं, यह आदमी ऐसा था, इतना बढ़िया था, ये था, उसके साथ साथ उनके जो उपलब्धियां, महान काम किए, जो ग्रेटर वर्क होते हैं, अच्छे वर्क होते हैं, उनका भी उसमें वर्णन किया जाता है। एक है राणे जगपतरा मस्या। राणे जगपतरा मस्या ये किसकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने पर लिखी गई है? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए राणे जगपत रामस्या लिखा गया। थर्ड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि राणे जगपत रामस्या किस शासक की मृत्यु पर लिखा गया है? तो बता देना, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर लिखा गया है। यस, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रासो। रासो की बात करते हैं जी। नाम काफी सुना होगा आपने रासो का, तो पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। रासो मोतीलाल मेनोरिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता आदि का जो विस्तृत वर्णन होता है उसे रासो कहते हैं। ऐसा काव्य ग्रंथ, प्रश्न आ जाए कि ऐसा काव्य ग्रंथ जिसमें राजा की कीर्ति, उनके विजय, युद्ध और वीरता आदि का विस्तृत वर्णन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो सर उसको रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में आपने सुना ही होगा, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, ठीक है, नरपति नाल का बीसल देव रासो और गिरधर सिंह आसिया का संगत रासो, दलपत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो और जोधराज का हमीर रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की अजमेर सम्राट चौहानों के सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया है चंद्रवरदाई ने, ठीक है। और नरपति नाल का बीसल देव रासो, बीसल देव रासो किसने लिखा था? नरपति नाले ने। और बीसल देव रासो में अजमेर चौहानों के शासक हुए थे बीसल देव चौहान, बीसल देव चौहान, बीसल देव चौहान और परमार शासक, परमार राजा भोज की एक पुत्री थी, भोज की पुत्री राजमती, ठीक है। बीसल देव चौहान की तो ये पत्नी थी और परमार राजा भोज की पुत्री राजमती के प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन किया गया बीसल देव रासो में।
पूछा हुआ प्रश्न है। बिसल देव रासो में नरपति नाले ने बिसल देव चौहान की कौन सी रानी के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है, तो राजमती बता देना। गिरधर सिंह आसिया, गिरधर सिंह आसिया जिन्होंने संगत रासो लिखा है। मेवाड़ में राज सिंह जो शासक रहता, मेवाड़ का राज सिंह, वहां तक की बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक की उपलब्धियों का इसमें वर्णन मिलता संगत रासों में। संगत गिरधर है, संगत गिरधर रासो। दलपत विजय खुमान रासो, ये भी राज सिंह के समय लिखी गई है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक की इसमें उपलब्धियों का वर्णन है। रतन रासो, रतन रासो कुंभकर्ण का है ना, कुंभकर्ण का रतन रासो। इसके अंदर राठौड़ों का, जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन मिलता है। रतन रासो, कुंभकर्ण के रतन रासो में जोधपुर के राठौड़ों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ शाहजहां के पुत्रों के बीच में जो उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, उस युद्ध का वर्णन भी कुंभकर्ण के रतन रासो ग्रंथ में मिलता है। जोधराज हमीर रासो, इस हमीर रासो में रणथंबोर के हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। तो ये देखा था अपन ने प्रमुख रासो। रासो ये जो रासो है इजी है, वैसे याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो भाई ये रासो तो याद करना ही है, ये तो इजी है, इसमें तो इतना कुछ ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है, याद होना ही चाहिए। चलो आगे बात करते हैं रूपक। रूपक, रूपक क्या होता है? किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को दर्शाने वाली काव्य कृति को रूपक कहलाते हैं। उस वंश या व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धियां दर्शाते हैं काव्य कृति को, उसको रूपक कहते हैं। काव्य कृति जिसमें गज गुण रूपक है, गज गुण रूपक है। गज गुण रूपक किसने लिखी थी? गज गुण रूपक है, रूपक गोगा देव जीरो राज रूपक है। ठीक है, राज रूपक का तो ध्यान रखना आप, वीर भाण ने लिखा था। ये राज रूपक किसने लिखी थी? सर वीर भाण ने लिखी है, राज रूपक वीर भाण ने। और गज गुण रूपक ये केशवदास गार्डन ने लिखी है, केशवदास गार्डन। केशवदास गार्डन ने गज गुण रूपक ग्रंथ लिखा है और राज रूपक वीर भाण ने लिखी है। दोनों रूपक याद रह जाएगा, इम्पोर्टेंट है, दोनों ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं विगत। अगला साहित्य में क्या आ रहा है? विगत। विगत से किसी विषय की विस्तृत वर्णन मिलता है। विगत से में कोई भी सब्जेक्ट है उसके डिटेल से जानकारी अपने को इसमें प्राप्त होती है विगत में। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का इसमें वर्णन मिलता है। जिसमें व्यक्ति का, उसके पॉलिटिकल राजनीतिक और सामाजिक जो पर्सनैलिटी है उसका इसमें वर्णन देखने को मिल जाता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से उपयोगी रहते हैं। ठीक है, वहाँ की फसलें वगैरह, गांव की जनसंख्या वगैरह, भूमि वगैरह, ठीक है, सबका इस विगत के अंदर वर्णन किया जाता है आंकड़ों का आर्थिक दृष्टि से। विगत एक आदि का नाम सुना आपने? अरे सर, मारवाड़ परगनारी विगत का नाम कैसे हम भूल जाए। मारवाड़ परगनारी विगत है, किसने लिखी थी? मुणोत नैणसी ने। वही मुणोत नैणसी जिनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, उस अबुल फजल ने मारवाड़ परगनारी विगत लिखी है। इसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। याद हो सकता है आपको? हो जाए तो याद रखना कि राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ परगनारी
विगत को कहा जाता है। किसने लिखा था? मुणोतनेन्सी में, जिसमें प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन, सबकी जानकारी वहां देखने को मिलती है विगत के अंदर। इसीलिए मारवाड़ परगना विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। चलिए आगे, नेक्स्ट है वेली। वेली, वेली ग्रंथ वेली छंद में लिखे हुए हैं। वेलियो छंद में, वेली ग्रंथ है जो वेलियो छंद में लिखे होते हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। कोई धार्मिक लिखे हैं, ऐतिहासिक लिखे हैं। दईदास जैतावतरी वेली, रतन सिंह खिंगावतरी वेली, राव रतन सिंह री वेली प्रमुख वेली ग्रंथ है। और प्रमुख जो रचना वेली में पृथ्वीराज राठौड़ री लिखी हुई वेली किशन रुक्मणी री वचनिका, वेली किशन रुक्मणी री वचनिका गागरोन दुर्ग में लिखी गई थी। ये दुर्सा हाड़ा ने इस वेली किशन, देख तो कौन से दुर्ग में लिखी है? गागरोन दुर्ग में लिखी गई है। और दुर्सा हाड़ा ने वेली किशन रुक्मणी को हिंदुओं का पांचवा वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी गई। 18 पुराण तो अपने पहले हैं और 19वां पुराण किसे कहा गया है? वेली किशन रुक्मणी री वचनिका। किसने कहा था? दुर्सा हाड़ा ने। ठीक है। और वेली किशन रुक्मणी री वचनिका किसने लिखी? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी। पता होगा ये तो। नेक्स्ट है साखी। साक्षी शब्द से बना है। साक्षी शब्द से बना है साखी। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया गया। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग किया जाता है। कबीर की साखियां, नाम सुना होगा कबीर की साखियां, हिंदी साहित्य रहा होगा तो आपने सुना होगा। शिलोका जो साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए जन साधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाते हैं। और राव अमर सिंह रा शिलोका, अजमाल जी रा शिलोका, राठौड़ कुशल सिंह जी रा शिलोका, बाटी केर सिंह रा शिलोका आदि शिलोक हैं। यस, आगे बात करते हैं आधुनिक राजस्थानी साहित्य। आधुनिक राजस्थानी साहित्य, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे वाला जो एक पेज है, ये है मेन चीज। तो इनमें से प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो जहां मैं अंडरलाइन करवाऊं, कहूं कि भाई इस चीज को तो आपको याद रखना ही है, तो उसको आप याद कर लेना। या जो साहित्यकार आएंगे उनकी आप कॉपी में, जैसे कन्हैयालाल सेठिया की कौन कौन सी रचना है उनको एक साथ लिख लेना, लक्ष्मीबाई चुंडावत की कौन कौन सी एक साथ लिख देना, विजयदान देता है कि कौन कौन सी आप एक साथ लिख सकते हैं। आपसे नहीं लिखा जाता है तो कमेंट करके बताना, मैं इन सभी को एक साथ लिख करके आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आधुनिक राजस्थानी साहित्य, मारवाड़ के कविराज बांकीदास, देखो अपन देखा था मान सिंह के ये दरबारी कवि थे। बूंदी के सूर्यमल मिश्रा ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया गया था, वही आगे चल करके आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविता में प्रकट हुआ था। एक बीज बोया था, एक पौधा बोया था राजस्थानी क्रांति के बाद में राजस्थान में देश प्रेमी की भावना जागृत करने के लिए। और वही जो बीज है एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन करके तैयार हो गया था। कई ऐसे और कवि हो गए थे जो इस देश प्रेमी भावना को आगे बढ़ाया था। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कविया और शंकरदान सामोर का नाम भी जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से नहीं है, परंतु विचार से, सोच से भी होता है। ये काल नहीं कि मतलब आधुनिक काल हो गया तो आधुनिक काल के अंदर लिखे गए इसलिए आधुनिक है। उस समय पहले जो रचना आ रहा था और किस समय किस प्रकार के साहित्यों की जो जरूरत पड़ रही थी ताकि एक अच्छे नागरिकों की भूमिका निभा सके, ऐसे कवियों को जो आगे दिशा प्रदान की थी बांकीदास जी और सूर्यमल जी मिश्रण ने। उसके साथ ही अपन बात करें आगे जीवन को देखने समझने
वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं, आधुनिकता की प्रमुख विशेषताएं, सॉरी थोड़ा पढ़ने में आगे पीछे कर दिया। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण, यही आधुनिकता की विशेषता है। कवि उमरदान की कविताओं में सम्मत 1956 के काल में दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया था। ठीक, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड वाले इस लाइन को ध्यान रख लेना। प्रश्न पूछ सकते हैं, किस कवि ने अपनी कविताओं में, राजस्थानी कवि ने अपनी कविताओं में सन 1956 का जो अकाल पड़ा था, 56वां काल, उस अकाल में दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है? तो उमरदान ने किया है। और उसी के साथ ही 1956 का विक्रम संवत 1956 का जो 56वां काल पड़ा है उसका तो वर्णन किया ही है। इसके साथ साथ पाखंडी साधुओं का भी बेनकाब किया था उमरदान की कविता में। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया था। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय नाम की एक रचना लिखी थी जिसमें नारी चेतना को जागृत किया था रामनाथ कविया ने। उसी के साथ अपन बात करें कि केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह जी पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेशीलाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ साथ इस लड़ाई के लिए अपने कलम को भी हथियार बनाया। ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी, ठीक है, साहित्य वगैरह रचनाएं लिखी ताकि देश प्रेमियों में ये भावना जागृत कर सके। फिर आगे बात करते हैं, इनमें से गणेशीलाल व्यास ऐसे कवि है जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में भाग लिया और आजादी के बाद के अपने मोहभंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया है। और रेवत दान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के विरुद्ध आम जन को जगाने का काम करती है। नेक्स्ट, राजस्थानी के अनेक कवियों में जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों का माध्यम बनाया। एक समय ऐसा था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकल की सेनानी, ठीक है, ये सेनानी कविता इंपॉर्टेंट सेनानी कविता किन्होंने लिखी थी? तो सेनानी जो है वो है मेघराज मुकल की। मेघराज मुकल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाने लगी थी। तो सेनानी कविता किसकी है? मेघराज मुकल की है। तो एक तो ये याद रखेंगे। फिर सत्य प्रकाश जोशी ने अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। सत्य प्रकाश जी जोशी है, ठीक है, इनकी रचना है एक राधा, ठीक है, 1960 में प्रकाशित इनकी कृति राधा कृति किसकी है? तो सत्य प्रकाश जोशी जी की है, जिसके अंदर क्या होता है, भगवान कृष्ण को राधा जी मतलब समझा रहे हैं कि युद्ध में नहीं जाए, इस युद्ध में जाने से टल जाए, लेकिन भगवान कृष्ण युद्ध में खड़े रहते दिखाई देते हैं, जिसका इसमें वर्णन किया गया है। तो सत्य प्रकाश जोशी की राधा कृति है, जहां आम राजस्थानी कविता में युद्ध का गौरव गान करती है, वहीं जोशी अपनी कविता में नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर के भयंकर युद्ध टाल दे, लेकिन युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार तो आपको तो ये याद रखना, सत्य प्रकाश जोशी की रचना कौन सी है? राधा है।
एक सत्य प्रकाश जोशी की रचना है बोल बारमली। बोल बारमली, बोल बारमली भी किसकी रचना है? बारमली। ये बोल बारमली भी सत्य प्रकाश जोशी जी की रचना, राधा और बोल बारमली। हाँ, फिर आगे बात करें, फिर अगला कवि कौन आ रहे हैं अपने, दूसरा कलर ले ले ताकि आपको अलग अलग कवियों की अलग अलग कलर में दिख जाए रचना। फिर कन्हैयालाल जी सेठिया। कन्हैयालाल जी, ओहो बहुत भारी काम हो गया था। कन्हैयालाल जी सेठिया, कन्हैयालाल जी सेठिया। कन्हैयालाल जी सेठिया में कौन कौन सी रचना है? तो कन्हैयालाल जी सेठिया, इनके गीत धरती दोहरारी, एक तो धरती दोहरारी सुना होगा आपने। ये धरती दोहरारी गीत किन्होंने लिखा था? कन्हैयालाल जी सेठिया। तो राजस्थान का एक आदर्श गीत कहा जाता है। और इनकी रचनाएं तो कोई गहरी नींद में भी आत्मा सोई हुई रहती है ना तो भी जाग जाती है, ऐसी रचनाएं इन्होंने कन्हैयालाल जी सेठिया ने लिखी थी। तो गहरी नींद में सोई आत्मा को जगा दे ऐसी क्षमता रखती है इनकी रचनाएं। और कौन कौन सी रचना है कन्हैयालाल सेठिया की? मिंजर और लील टांस। मिंजर और लील टांस ये किन की है? ये कन्हैयालाल जी सेठिया की है। तो अभी तक अपने इंपोर्टेंट में कौन कौन सी देखी? एक तो मेघराज मुकुल की सेनानी हो गई, सत्य प्रकाश जोशी की राधा हो गई है, और इसके साथ में बोल बारमली आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। कन्हैयालाल सेठिया धरती दोहरारी एक तो गीत हो गया है, और इनकी रचनाओं में मिंजर और लील टांस, मिंजर और लील टांस ये कन्हैयालाल जी सेठिया की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं 7वें दशक के मध्य में राजस्थान की आधुनिक कविताओं का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी अभी वीडियो 2022 में आया था कि मरुवाणी क्या है। मरुवाणी जलम भोम, जानकारी, ओलमो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामल, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। तो इनका एक दो बार नाम आप देखना, पूछेगा कि ये क्या है तो आप बता देना राजस्थानी भाषा की साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। मरुवाणी हो गया, जलम बोम हो गया, मरुवाणी, जलम बोम, जानकारी, ओलमो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, उसके अलावा इसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामल, अपरंज ये राजस्थानी साहित्य पत्रिकाएं हैं। फिर आगे बात करें, इसके माध्यम से अनेक बहुत सारे नए कवि सामने आए। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की रचना का नाम है जुड़ाव। जुड़ाव रचना किसकी है? पारस अरोड़ा की जुड़ाव। फिर बात करें दूसरे, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव है, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव हो गई रचना। फिर आगे बात करें, तेज सिंह जोधा की कटे की वेयो है, जोध सिंह जोधा की कटे की वेयो है ये। और मणि मधुकर की, बताओ देखिए, मणि मधुकर की है सोजती गेट पग फेरो, सोजती गेट और पग फेरो, सोजती गेट और पग फेरो ये किसकी है? मणि मधुकर की है। ये वो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो पेपर हो रहे हैं उनमें से यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हरीश बादानी की बोल शरणाटो, हरीश बदानी की बोल शरणाटो और बाता में भूगोल, बोल शरणाटो बाता में भूगोल ये किनकी है? हरीश बादानी।
इसके अलावा चंद्र प्रकाश देवल की है फागी, चंद्र प्रकाश देवल की फागी, कावड़ और मारंग। चंद्र प्रकाश देवल की फागी, कावड़ और मारंग, मारग सॉरी मारंग नहीं मारग है। अर्जुन देव चारण की है रिंदरोही, रिंदरोही अर्जुन देव चारण की है। मालचंद तिवाड़ी की है की उतरियो है आबो, मालचंद तिवाड़ी की हो गई की उतरियो है आबू। ये एक दो बार आप देखना, एक साइड में लिख करके याद करना, और फिर भी याद नहीं है होता है तो कमेंट में लिख करके बताना, ट्रिक बताऊंगा फिर बाद में इनको याद करने की, कैसे याद करते हैं। कुछ वर्ड ले लेकर के याद करते हैं, तो कोशिश करना याद हो जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं याद होगा तो फिर अपन वो ट्रिक अपनाएंगे। मालचंद तिवाड़ी की हो गया कि उतरियो है आबो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्यों को एक ऊंचाई का, एक नई ऊंचाई प्रदान की है। ठीक है, फिर बात करते हैं शिवचंद भारतीय को। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कर देना इसको, तो प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है। शिवचंद्र भारतीय को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। प्रश्न आएगा राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है, किसे कहा जाता है, तो बताना शिवचंद्र भारतीय, शिवचंद्र भारतीय। और शिवचंद्र भारतीय में आप ये भी ध्यान रखना कि शिवचंद्र भारतीय ने राजस्थानी भाषा का पहला जो नाटक लिखा है, शिवचंद्र भारतीय ने ही राजस्थानी भाषा का, दिख जाएगा ये कलर, ओके सर, राजस्थानी भाषा का दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कम दिखता, ये दिख जाएगा राजस्थानी भाषा का। देखो राजस्थानी भाषा लिखा हुआ आना चाहिए। राजस्थानी भाषा का पहला जो नाटक है वो किसने लिखा था? राजस्थानी भाषा का पहला नाटक शिवचंद्र भारतीय ने लिखा, और कौन सा था? केसर विलास, केसर विलास, केसर विलास ये राजस्थानी भाषा का पहला नाटक है। केसर विलास किसने लिखा? शिवचंद्र भारतीय ने। और राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी ही भाषा का पहला जो उपन्यास है, पहला उपन्यास, यह भी किसने लिखा था? शिवचंद्र भारतीय ने लिखा, शिवचंद्र भारतीय ने। और क्या नाम था? कनक सुंदर, कनक सुंदर, कनक सुंदर यह किसने लिखा था? शिवचंद्र भारतीय ने। कनक सुंदर राजस्थानी भाषा का ये पहला उपन्यास माना जाता है। तो शिवचंद्र भारतीय को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। तो आ जाए प्रश्न, राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक जो साहित्यकार है वो कौन है? तो शिवचंद्र भारतीय। चलिए आगे बात करते हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की कौन कौन सी रचना है? तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी है, जिसमें मांझल रात हो गई, मांझल रात, अमोलक बातां, मांझल रात, अमोलक बातां, मांझल रात, अमोलक बातां, मूमल, गिर ऊंचो ऊंचो गड़ा, गिर ऊंचो ऊंचो गड़ा, केरे चकवा बात, केरे चकवा बात, ये रचनाएं किनकी है? ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। ठीक है, तो मांझल रात है, कन्हैयालाल सेठिया में तो क्या था? मिंजर, उनमें मिंजर था, मिंजर। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत में मांझल रात है। अमोलक बातां, अमोलक बातां, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवा बात, ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं हैं।
फिर बात करते हैं अपन विजयदान देता की। विजयदान देता जिनको राजस्थान का शेक्सपियर विजी के नाम से जानते हैं। विजयदान देता, विजयदान देता की रचनाएं कौन सी? बातारी फुलवारी। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है कि विजयदान देता ने बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखी गई है? तो 14 खंडों में लिखी गई है। बातारी फुलवारी को 14 खंडों में लिखी है। श्रृंखला में राजस्थान की यंत्र तंत्र बिक्री लोक कथाओं को कुछ ऐसे अनूठा संकलन किया जिन्हें खूब प्रसिद्धि मिली थी बातारी फुलवारी में। ओके, और विजयदान देता के कुछ प्रमुख साहित्य और हिंदी कहानी संग्रह में दुविधा, कई बार पूछा हुआ दुविधा, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछा हुआ है और आरपीएससी में पूछा हुआ है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस, इनमें सब में आया हुआ प्रश्न दुविधा। उलझन है, अलेको हिटलर हो गया, सपन प्रिया हो गया, अलेको हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल, ये आदि ये रचनाएं किन की है? ये विजयदान देता की। कौन कौन सी है? दुविधा, उलझन, अलेको हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल। और दुविधा जो कृति है उस कृति पर तो पहली नामक फिल्म बनी हुई है। ठीक है, पहली पिक्चर कौन सी उपन्यास पर लिखी, किस उपन्यास पर आधारित है? तो दुविधा उपन्यास पर आधारित है। और विजयदान देता की ही कृति चौधराइन की चतुराई, यह भी फेमस एक कृति है, चौधराइन की चतुराई विजयदान देता की। चलिए आगे बात करते हैं यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियों की बात करें तो इनकी कौन कौन सी कहानियां हैं? कहानियों में कलर दूसरा कर लेते हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियों में जमारो, संबंध अर्थार, संबंध अर्थार, एक तो जमारो और संबंध अर्थार। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास हो गया हूँ गोरी किन पीवरी, ये कई बार पूछा हुआ भाई, ये हूँ गोरी किन पीवरी किसने लिखी है? यादवेंद्र शर्मा। हूँ गोरी किन पीवरी, जोग संयोग, चांदा सेठानी, चांदा सेठानी, ये यादवेंद्र शर्मा जी के उपन्यास है। इसी तरह नथमल जोशी की बात करें, नथमल जोशी, नथमल जोशी की बात करें, नथमल जोशी के कहानी संग्रह पर, कहानी संग्रह में परन्योड़ी कुंवारी, नथमल जोशी जी की है कहानी परन्योड़ी कुंवारी। और उपन्यास में बात करें तो आबे पटकी उपन्यास है, आबे पटकी, दोरारो दोरी, दोरारो दोरी, एक बीननी दो बीन, ये नथमल जोशी के प्रमुख उपन्यास है। आबे पटकी, दोरारो दोरी और एक बीननी दो बीन है। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राज पुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा और सांवरदिया भी प्रमुख है। फिर साहित्यिक पत्रिकाओं की बात करें तो राजस्थान की साहित्यिक पत्रिकाओं का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्यिक लघु व अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया है। तो ये जो साहित्यिक पत्रिका है, ये याद रखना कि कौन सी पत्रिका किस क्षेत्र से संबंधित है। बीकानेर की है वातायन, जिसके राइटर हरीश पादानी। अजमेर की है लहर, अजमेर की लहर, बीकानेर की वातायन है, अजमेर की लहर है। भरतपुर की ओर, भरतपुर की ओर है। और कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी ने लिखी थी,
अलवर की एक कविता, अलवर की कविता हो गई है, भागीरथ भार्गव ने लिखी थी। उदयपुर की बिंदु, उदयपुर की बिंदु है। ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया है। संप्रेषण, संप्रेषण जो चंद्रभान भारद्वाज, चंद्रभान भारद्वाज, मधु माधवी नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है ये? उदयपुर में, ठीक है, याद रखना उदयपुर में। और कौन सी पत्रिका निकालते हैं ये? मधुमती, मधुमती पत्रिका कौन निकालती है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा मधुमती पत्रिका। और आगे अपन पढ़ रहे हैं राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी की जागती ज्योत, आगे आ ही रहा है। तो एक तो यह याद रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? मधुमती। ने भी राजस्थान में साहित्य वातावरण को बनाने में योगदान दिया। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी, पहले तो ये कहाँ है? सीधा सीधा यही प्रश्न आता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, तो ये बीकानेर में है, बीकानेर में है। और ये कौन सी पत्रिका निकालती है? जागती ज्योत है। मधुमती पत्रिका राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा निकाली जाती है, और जागती ज्योत जो है वो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त ही सत्यार्थ प्रकाश जोशी की हरावल हो गई, किशोर कल्पना कांत की ओलियो होगी, ओलियो, किशोर ओलियो, किशोर कल्पना कांत की ओलियो होगी। कवि चंद्र सिंह द्वारा मरुवाणी, ये प्रमुख रचनाएं हैं। थोड़ा आपको रचना उनके नाम अटपटे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप इनका जो रचनाएं हैं कवि और उनकी रचना कौन सी है, आप एक साइड में लिख करके एक पेज का, इसका पूरे का ही आप एक पेज बना दोगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। और यहाँ से प्रश्न तो आना ही है। चाहते हैं आप अच्छे नंबर आए आपके, तो इन चीज़ों को आप नोट्स बना करके याद करना। फिर भी याद नहीं होता है तो आप मुझे बताना और नया तरीका निकालेंगे। चलो अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। उपअध्याय की उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थान साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया। वैसे तो राजस्थान साहित्य अपना एक बहुत बड़ा भंडार है, अभी तो अपन ने इसमें केवल एक क्या किया था? संक्षिप्त रूप किया था। ये क्या आ गया? यस, प्रश्न देख लेते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न जल्दी से। इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं वो बातारी फुलवारी की रचना किसने की है? सबको पता है कि बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान देता है, विजयदान देता है। और कितने खंडों में लिखी गई है? तो ये 14 खंडों में लिखी गई है। विजयदान देता ने 14 खंडों में। जिस काव्य में, काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसको हमें रासो कहते हैं, ठीक है। और फिर कुछ अपन ये प्रश्न भी देख लेते हैं, अति लघुतरात्मक वाले। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियों के नाम बताओ। अपन ने देखा था पूर्वी राजस्थान की बोलियां, वैसे पूरा ही देखा था। ये राजस्थान है, राजस्थान में अपने इधर ऊपर तो था शेखावाटी, शेखावाटी हो गया, इधर मारवाड़ी हो गया, मेवाड़ी हो गया, मेवाड़ी, और नीचे वागड़ी हो गया। ये तो है पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। पूर्वी राजस्थान में क्या क्या आएगा? पूर्वी राजस्थान में ऊपर मेवाती हो गया, मेवाती, अहिरवाटी हो गया, अहिरवाटी, ढूंढाड़ी हो गया, और हाड़ौती। ये पूर्वी राजस्थान की बोलियां। तो अपने को पूर्वी पूछे कौन सी बोली पूर्वी बोली में नहीं आती, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ये आएगा कि कौन सी पूर्वी बोली में नहीं है, कौन सी पश्चिमी राजस्थानी बोलियों में नहीं है। जमाल से आप क्या समझते हैं? जमाल में अपने ये प्रश्न वैसे नहीं पूछते, जमाल में कंपटीशन इस टाइप का नहीं आता है, बट देख लेते हैं। इसमें राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छंद में बना होता है। इसमें पहले पूरा दोहा,
फिर पांचवा जो चरण आता है उसमें अंतिम चरण को दोहराया जाता है जमाल। कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं, कन्हैयालाल सेठिया की 2 काव्य रचना, एक तो उनका गीत है धरती दोरारी गीत है, और रचनाओं में देखें तो मिंजर है और लील टांस, मिंजर और लील टांस, ये कन्हैयालाल सेठिया के प्रमुख काव्य। नेक्स्ट, राणे जगपतराव मर्सिया किस शासक की मृत्यु पर लिखा गया, ये भी प्रश्न आ सकता है आपने। राणे जगपतराव मर्सिया किस व्यक्ति या राजा की मृत्यु के बाद उस पर शोक प्रकट करने के लिए जो ग्रंथ लिखा जाता है उसको मर्सिया कहते हैं। इसमें राणे जगपतराव मर्सिया इम्पोर्टेंट है। और ये किन की मृत्यु पर लिखा गया है, तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर लिखा गया है मर्सिया। आगे बात करें, सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग 1912 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किताब द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत किया है। ओके, जिसमें 5 प्रमुख भागों में बांटा था, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। बीली बोली किस बोली की सहायक बोली है, तो बीली बोली जो है ये वागड़ी की सहायक बोली है। गियर्सन ने वागड़ी बोली को ही बीली बोली कहा है। तो ये देखा है अपन ने राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में। आपने पूरा वीडियो देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इसको अच्छा सा पढ़ो और याद करो, और एग्जाम में जो प्रश्न आए उनको सही करके आना, यही अपना उद्देश्य है। फिर मैं इसकी क्वेश्चन आंसर और लेकर के आऊंगा। लास्ट वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। ये भी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। ठीक है, मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।